Aji Bacha Party. I am Jiten K.R. Shukla. My initial is JRK. And last video, I have done the basic concept of conductor with the examples. But today I am going to take another part of conductor, and this is the part of best question series of electrostatics. And today I will focus on problem cavity based problem. यानी जो अपना पूरा फोकस रहेगा वो कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम पर रहेगा. इसमें बच्चों को काफी दिक्कत होती है, तो चलो इसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. जैसे कैविटी के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि अगर मैं किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं और आपसे बोलूं कि आर डिस्टेंस पर जो कि सेंटर से है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए, तो ये फॉर्मूला हमें याद ही होना चाहिए कि ई इक्वल हमने पढ़ा था के क्यू बाई आर क्यू एंड आर. अब इसमें कैपिटल आर क्या था? रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ये वाला. और ये स्मॉल आर क्या है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है ये. इसके अंदर सेंटर से जो डिस्टेंस हम लेंगे स्मॉल आर, यानी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जानना चाहता हूँ, तो उसके लिए फॉर्मूला था के क्यू बाई आर क्यू आर. ये हमने पढ़ा हुआ है. अब अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूं, जैसे के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्यू ऐसे ही लिखा हुआ है, ये आर भी है और ये आर क्यू भी है, ये हमने पढ़ा हुआ है. अब अगर इसको मैं अपने अकॉर्डिंग सेट करूं, जैसे मैंने चार्ज को यहाँ रखा और 4 पाई को यहाँ लिया और आर क्यूब को यहाँ लिख दिया. अब देखिए मेरे पास ऊपर आर बचा हुआ है और नीचे इसमें देखो तो एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है. अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करूं तो मुझे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. इससे क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में. और ये इसको अब हम लोग इसको इस टाइप से लिखेंगे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और आर. आर को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है. ये देखिए ये क्या है? ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी इनसाइड, तो उसका फॉर्मूला अब मैं यूज करूंगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू पोजीशन. ये पोजीशन कहाँ से है? सेंटर से उस पॉइंट की जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, और 3 एप्सिलॉन नॉट. अब देखिए इससे बेस्ड किस टाइप का प्रॉब्लम बनता है. जैसे मान लो मैं एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रहा हूँ यहाँ पे. ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर जैसे ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं C1. यहाँ पर एक कैविटी बना हुआ है ऐसे, और इस कैविटी का सेंटर है C2. दोनों सेंटर का आपस में जो डिस्टेंस है मैं उसको ले रहा हूँ A. ये नॉन कंडक्टिंग है और इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा इस टाइप से. अब कैविटी के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा ये. अब इसी कैविटी के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक पॉइंट P है जिसका C1 से जो डिस्टेंस है वो R1 है और C2 से जो डिस्टेंस है वो R2 है, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. मैंने पूरा क्वेश्चन क्या है? नॉन कंडक्टिंग एक स्फीयर है जिसका सेंटर C1 है और इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है. इसके अंदर एक कैविटी बना हुआ है और उस कैविटी का जो सेंटर है, दोनों कैविटी के सेंटर का सेपरेशन है A. जिस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसका डिस्टेंस R1 है C1 से और R2 है C2 से. तो बताइए पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अब इसमें देखो हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लो यहाँ कैविटी नहीं होता और ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता, मैं पूछता कि बेटा ये बताओ पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अगर ये डिस्टेंस R हो, तो आप बोलते सर इसमें E लिखेंगे, रो लिखेंगे, R लिखेंगे और 3 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे और यहाँ वेक्टर का साइन होगा और ये फील्ड होगी आउटवर्ड ऑफ द स्फीयर. क्यों? पॉजिटिव चार्ज से बाहर होती है. अब अगर मैं पूछता कि बेटा मुझे ये बताओ अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव चार्ज को इंसर्ट कर दूं तब क्या बोलोगे? सेम डिस्टेंस पर, तो आप बोलोगे सर वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये रो आर रहेगा, 3 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी. यानी इसमें डायरेक्शन होगी लेफ्ट से राइट और इसमें होगी टुवर्ड द स्फीयर. बस इतनी सी बात. अब मैं इन दोनों चीजों का अगर यूज करूं तो देखिए हम कैसे बदलेंगे. मैं अगर यहाँ पे नेट फील्ड निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग दोनों को मैं ऐड कर दूंगा वेक्टोरियली. ये मैंने ऐड कर दिया. अब E1 का वैल्यू होगा C1 की वजह से, तो मैं क्या लिखूंगा? रो R1
ये यहाँ पर आ गया और ये आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस। अब मुझे 2 का लिखना है, तो इसको लिखा रो R2 और 3 एप्सिलॉन नॉट। नोटिस करने वाली चीज कौन सी है? कैविटी के अंदर नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक का होगा बाहर की तरफ और दूसरे का होगा अंदर की तरफ। तो क्या करेंगे, बस यहाँ पर इसके वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर देना है, और जब वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो नेगेटिव आता है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मैं रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे यहाँ से मिल गया R1 माइनस R2। अब देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग, अब मैं R1 और R2 को समझना चाहता हूँ कि क्या ये वेक्टर से कुछ इसमें किया जा सकता है। अगर मैं इसमें ये जो पॉइंट है C2, C1 और P, इसमें लॉ ऑफ ट्राइंगल यूज करूँ तो देखना मेरा पहला वेक्टर होगा C1 से P तक, वो कितना है R1। अब दूसरा वेक्टर है C2 से P, इसकी डायरेक्शन देखो C2 टू P, लेकिन अगर मैं P से C2 करूं तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अगर डायरेक्शन बदलोगे तो माइनस आएगा। और ये दोनों इक्वल किसके होंगे, C2 से C1 और C2, यानी ये जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट बन जाएगा। मैंने क्या बोला, C1 से P जाइए, अब मैं P से C2 गया, बट मैंने लिया क्या, C2 से P जो हमें दिया था, पर मैं लिखना चाह रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से P से C2, तो ओरिजिनल जो R2 दिया था उसको अपोजिट करके मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैंने माइनस किया। ये इक्वल किसके होगा, C1 से C2 रिजल्टेंट, और ये वैल्यू मैंने A दिया हुआ था, तो यहाँ से ये पता हो गया कि R1 माइनस R2 का जो वैल्यू है वो A के इक्वल होगा। अब मैं अगर इस कॉन्सेप्ट का अपने इसमें यूज करूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू A, और ये वेक्टोरियली रिप्रेजेंट होगा। तो इस टाइप में जो मेरा आंसर बनकर आया वो आया रो A अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और वेक्टर का साइन, ये नेट फील्ड आ गई। अब अपना टारगेट क्वेश्चन सॉल्व करना तो होता नहीं है, उससे ये सीखना होता है कि इस प्रॉब्लम से हमने क्या जाना। तो सबसे पहले इसमें एक चीज ये नोटिस करो कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया, क्या उसमें R1 R2 के लिए कोई स्पेस है, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा जो मटेरियल है वो नॉन कंडक्टिंग है, अनसिमेट्रिक है और कैविटी है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, और वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि किस पॉइंट पर आप सॉल्व करने जा रहे हो, यानी R1 R2 क्या है। अब यानी अनसिमेट्रिक कैविटी अगर बनी है, अनसिमेट्रिक का मेरा मतलब है कि दोनों के सेंटर अलग अलग हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात पर जरूर डिपेंड करेगी कि उन दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन क्या है। तो दो बातें हैं, R1 R2 पे डिपेंड नहीं करेगी, अनसिमेट्रिक सिमेट्री बनी है तो सेंटर के सेपरेशन पर डिपेंड करेगी। और सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लिया। अब इसके आगे इसी के और देखते हैं। मान लो अगर ये क्लियर नहीं हुआ, मैंने बोला कि ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम था उसी को लो और कैविटी के दोनों सेंटर को C1 कर दो। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है एज इट इज है, मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। अब इसमें क्या करो, कैविटी के दोनों सेंटर मैंने सेम कर दिए। अब देखना अपना जो रिजल्ट था वो था रो यहाँ पर था, ए आया था और 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों सेंटर अगर आपस में कोलैप्स कर जाएंगे तो यहाँ पर ये ए क्या है, दोनों सेंटर का सेपरेशन है, तो हम इस ए को जीरो कर देंगे, और जैसे ही जीरो करोगे ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। यानी जब सिमेट्रिकल कैविटी बनी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितनी आई, नॉन कंडक्टिंग में जीरो आई। और वैसे भी हमने ये फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया था, के क्यू बाई आर अपॉन आर क्यू। अगर ये आर जीरो का मतलब क्या है कि किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में जो आर है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आप सेंटर पर लेने जा रहे हो, तो आर की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, तो ऐसे भी जीरो आ जाएगा। तो ये दोनों बातें हमें माइंड में रख के चलनी है। अब इसी के साथ हम लोग इसका करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो इसमें ये है एग्जाम्पल नंबर 2, और इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया हुआ है, इस एग्जाम्पल में चार्ज Q कंडक्टर को डायरेक्ट नहीं दिया गया है, मैंने इसको सेंटर पे डायरेक्ट कैविटी के अंदर जो सेंटर है उस पे रखा हुआ है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इन दिस क्वेश्चन देयर इज ए नॉन कंडक्टिंग पूरा दिख रहा है स्फीयर, इसके अंदर एक कैविटी बना हुआ है जिसका रेडियस R1 है, और जो आउटर मोस्ट रेडियस है वो है R2। लेकिन इस बार आई एम नॉट गिविंग चार्ज टू द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर देख रहे हो
but I am placing a charge q directly at the center of this cavity. कंडक्टर को चार्ज देना और कैविटी के अंदर चार्ज को रख देना दोनों अलग अलग चीजें होते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कंडक्टर है जिसके सेंटर पर एक कैविटी बना हुआ है, रेडियस r1 है और पूरे कंडक्टर का रेडियस r2 है, जिसमें चार्ज को कंडक्टर को नहीं दिया गया है, सेंटर पे रख दिया गया है। तो बताइए पॉइंट ए पर, बी पर और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ए पर बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें बी पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें सी पर बताना है इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज निकालिए। तो मैं इसको करूंगा पहले डिटेल में डिस्कस, फिर आऊंगा आंसर पे। सबसे पहले इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको अच्छे से समझने के लिए पहले मुझे इस चार्ज का लोकेशन पता हो, इसके अंदर देने का मीनिंग क्या है, कंडक्टर को देना या अंदर देना, क्या चक्कर है ये। तो ऐसे इस टाइप की सिचुएशन के लिए यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाइए, ये पूरा डिस्कस करेगा। अब अगर मैं इस गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r लूं, r मतलब ऑब्जर्विंग डिस्टेंस हमारा, तो ये जो गॉसियन सरफेस है हमने पढ़ा हुआ है, जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो पहले लिखूंगा E, फिर आएगा एरिया इनटू गॉसियन सरफेस, जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है। अगर इसको डायरेक्ट देख रहे हो तो कंडक्टर का नंबर 1 पहले जरूर देख लेना। अब E इंटू 4πr² होगा, कॉस थीटा मैं लूंगा नहीं क्योंकि वो पुरानी फॉर्मेलिटी है, एरिया वेक्टर लोगे, उसका डायरेक्शन यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, मैं उसको लिखूंगा नहीं। यहाँ पर फिर आता है इनक्लोज चार्ज और एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज देखिए, ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया, जरा डिस्कस कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझना, ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया ये कहां पर बनाया, ये कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर बनाया, क्योंकि कैविटी के अंदर कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, बट है तो ये कंडक्टर, तो कैविटी के बाहर का जो मटेरियल है वो कंडक्टर है। और मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर 0 होगी जहां पर कंडक्टिंग मटेरियल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये ई का वैल्यू 0 हो गया। जब ये ई 0 हो गया तो जब मैं चार्ज की वैल्यू यहाँ सॉल्व करूंगा तो वो 0 आएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन 0 है तो ई 0 होगा। यहीं पर बच्चा लोग बात समझने वाली है कि जब ई 0 हो गया तो चार्ज मैथमेटिकली 0 हो गया। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे सेंटर पर एक क्यू चार्ज दिखाई दे रहा है, फिर ये क्या है। देखिए गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन ये कहती है कि कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आएगा। वो हमें पहले से पता है कि कंडक्टिंग मटेरियल जहां पर होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज होगा वो 0 होगा। बट मैं देख रहा हूँ मुझे तो यहाँ क्यू दिखाई दे रहा है, तो इससे मैं बचूं कैसे। इससे बचने का एक ही रास्ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर पर क्यू चार्ज रखा है उतना ही चार्ज नेगेटिव यहाँ पर होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ, मतलब जो सेंटर पर चार्ज हमें दिखाई दे रहा है जो हमने रखा था, इसका मतलब उसके अंदर एक इंडक्शन हुआ होगा और इस वाली सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो वो वैल्यू 0 आएगी। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। तो कैविटी के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो प्लस क्यू जो आपने सेंटर पे रखा और जो इसकी इनर सरफेस पे इंडक्शन हुआ माइनस क्यू, ये दोनों मिलके 0 कर देंगे। यानी अगर मैं ये मान लूं कि ये वाली जो सरफेस है S1 है पहला और बाहर वाला सरफेस हमारा S2 है, तो S1 सरफेस पर जो चार्ज होगा वो हम नेगेटिव लेंगे, ये वाला। हो गया। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि कैविटी के अंदर जो सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब दूसरा आगे क्या होता है, फिर एक क्वेश्चन रहता है कि कंडक्टर पे चार्ज हमेशा बाहर ही क्यों आ जाता है। अब देखिए उसका भी वही सेम एक्सप्लेनेशन है, इसी एक्सप्लेनेशन के बेस पर आगे बढ़िए। ये यहां से लेकर यहां तक इस पूरे रीजन में कंडक्टिंग मटेरियल फैला हुआ है ना, और कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो नहीं सकती। मतलब अगर गॉसियन सरफेस को मैं और बढ़ा दूं तो इस रीजन में यानी S1 सरफेस से लेकर S2 सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 आएगी। अगर ये 0 आएगी तो मतलब नेट चार्ज का वैल्यू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो चार्ज बाहर निकला वो पॉजिटिव होगा। इस सरफेस ये सेंटर पे रखा हुआ है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, सेंटर पे प्लस है
तो उतना ही चार्ज माइनस इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे पहुंचा होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते हुए। मतलब यहाँ पे इस टाइप की लेयर्स बने होंगे, ये कि अगर ये वाली सरफेस पे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ, तो इसके अंदर कितना है, माइनस है। तो फिर माइनस के ऊपर यहाँ क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो जितना चार्ज आपकी कैविटी के सेंटर पर है वो सारा चार्ज निकल के कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर। तो अब हमारे दिमाग में ये सेट हो गया कि कंडक्टर पे चार्ज अंदर रखो, लेकिन वो आएगा सरफेस पर ही। कैसे आएगा, वो आएगा इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। और ये बात की गारंटी कौन देगा, गॉस थ्योरम से हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमारा जो पर्पस था वो ये था कि मुझे निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर। तो चलिए, तो ए पॉइंट पर निकालूंगा तो सोर्स ढूंढिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये कहता है फील्ड सिर्फ उस बात पर डिपेंड करती है कि सोर्स ऑफ चार्ज कहाँ है, किस डिस्टेंस पर आप निकालना चाहते हो, और वो सोर्स ऑफ चार्ज कैसा है। तो देखिए, एक सोर्स तो हमारा कैपिटल क्यू है जो सेंटर पे रखा हुआ है, प्लस दूसरा सोर्स हमारा S1 सरफेस है, और थर्ड सोर्स हमारा S2 सरफेस है। S2 मतलब ये। तो अब Q पर देखिए, जो सोर्स चार्ज रखा है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ/R²। ये R क्या है, ये R हमने ऑब्जर्विंग डिस्टेंस दे रखी है। अब दूसरी फील्ड में निकालूंगा KQ/S1, ये भी R है, बट इसमें थोड़ा अलर्ट हो जाना, जो S1 पर चार्ज है वो माइनस क्यू है। अभी मैंने समझाया, ये वाला माइनस क्यू है, तो इसकी डायरेक्शन बदलेगी। जो सेंटर पर चार्ज है उसका आउटवर्ड होगा, जो नेगेटिव चार्ज है उसका इनवर्ड होगा। तो यहाँ पर एक माइनस साइन भी आएगा। अब मैं आ रहा हूँ इस पर S2 के लिए, कि जरा S2 पर बताइए। अब S2 जो इनर सरफेस है अंदर वाला, वो तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है, और जब कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने का कोई चांस ही नहीं है, तो यहाँ पर कर देंगे जीरो। अब देखिए, KQ/R² ये हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी जीरो। मतलब कैविटी के अंदर जो हमने ए पॉइंट लिया था वहां पर जो फील्ड निकाली उसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, जीरो। क्या ये सही है। अब इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, इसमें कोई मिस्टेक हुई क्या। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलत करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी इसको गलत कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको पहले गलत किया है फिर समझाया। देखिए गलती क्या होगी, ये जो हमारा S1 सरफेस है, यहाँ पे जो मैंने चार्ज लिया है वो है कहाँ, आप उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर निकल के देखो तो वो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है। और कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर अगर होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। तो इस वजह से ये वाली फील्ड भी जीरो हो जाएगी, और इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा। मतलब ये वैल्यू आएगी KQ/R²। ये था आप लोगों का डाउट। तो एक बार मैं फिर समझा दूं, जल्दी में क्या करोगे कि S1 सरफेस की फील्ड निकाल दोगे, वो अंदर होगी, इधर वाली बाहर होगी, दोनों को कैंसिल कर दोगे और S2 को ले लोगे, मटेरियल के अंदर है। S1 भी हमारा मटेरियल के अंदर है, तो वहां भी फील्ड का कोई चांस नहीं है, तो ये फील्ड भी जीरो और S2 वाला भी जीरो। बचेगा फील्ड तो केवल कैविटी के अंदर रखे हुए चार्ज का। तो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा वो आएगा KQ/R²। ठीक। अब इसी टाइप से अब हम लोग चलते हैं बी पॉइंट पर निकालेंगे। तो फिर वही यूज करेंगे, सोर्स Q वाला, सोर्स S1 वाला, सोर्स S2 वाला। बट ये ध्यान रखना है कि हमारा बी पॉइंट अब कहाँ है, बी पॉइंट है कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं या ना करूं, आना तो जीरो ही है, और चाहो तो इसको मैं दिखा भी सकता हूँ। देखिए, सेंटर पर रखे हुए चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर आपको बी पर निकालना है, सोर्स है सेंटर पे, सेंटर से बी तक जाओगे तो KQ/R² हो गया। अब बी से अगर देखो, ये नेगेटिव चार्ज S1 पर है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको अगर मान लूं कि माइनस चार्ज रखा हुआ है, कंडक्टिव मटेरियल को अवॉइड करूं, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि S2 पर जो चार्ज है, S1 पे सॉरी, वो नेगेटिव है, और बी पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड S1 सरफेस की तरफ आएगी क्योंकि नेगेटिव है। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस KQ/R²। आर क्या है, सोर्स से ऑब्जर्विंग पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मैं स्मॉल r से लिख रहा हूँ, ये हो गया। अब ड्यू टू निकालोगे S2, तो S2 तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है, ये तो जीरो। अब इसमें ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आएगी जीरो। मतलब, और लॉजिकली भी दिख रहा है कि दोनों कैविटी के बीच में जो स्पेस है उस कंडक्टिंग मटेरियल से भरा पड़ा है,
वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी 0 आनी थी, तो लॉजिक से भी मैं लिख सकता था। अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो हमने ये भी देख लिया, सेंटर का जो फील्ड होगा बी पर वो बाहर होगा, और बी पर जो S1 सरफेस का होगा वो अंदर होगा। एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अब मान लो मेरा एक पॉइंट और बचा हुआ है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये बताओ सी पॉइंट पर कितना होगा। चलिए सी पर निकालते हैं। अब ऑब्जर्विंग पॉइंट हमारा कहाँ है, सी। अब ये सी है कहाँ, यहाँ पे बहुत सारा लिख दिया है जो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको बाहर ले रहा हूँ, यहाँ पर है सी। देखिए, हमें वैसे पता है कि कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, जब हम आउटसाइड जाते हैं तो पूरे मटेरियल को एज ए पॉइंट चार्ज सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर आने वाला है KQ/R², ये हमें पता है। पर मैं चाहता हूं कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो मान लिया कि मैंने ये जो फील्ड लिखा वो सेंटर पर रखे हुए चार्ज का लिखा, यानी सी से जो हमारा ये सी पॉइंट है, इस सेंटर से उसका डिस्टेंस है स्मॉल आर। आर मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जर्विंग डिस्टेंस को ले रहा हूँ। अब देखिए ये हो गया ड्यू टू दिस क्यू चार्ज। अब मुझे निकालना है ड्यू टू S1। तो S1 जो सरफेस है वो नेगेटिव है, और डिस्टेंस फिर से आर ले लो, तो नेगेटिव की वजह से फील्ड आ जाएगी अंदर की तरफ। वो कितनी होगी, KQ/R²। अब सी के लिए अगला सरफेस हमें मिलेगा S2। S2 पर चार्ज कहाँ है, आउटर सरफेस पर, और वो है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से फील्ड होगी फिर बाहर, तो मैं इसको फिर लिखूंगा KQ/, ऑब्जर्विंग डिस्टेंस क्या लूंगा, मैंने क्या समझाया था, R। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हुए, तो यहाँ से वैल्यू आ गई KQ/R²। ये वैल्यूज हमें पहले से पता थी, मेरा पर्पस था डिस्कस करना। तो अब इसके फाइनल आंसर क्या है कि ए पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो KQ/R² होगी कैविटी के अंदर। और ऐसे भी याद रखो, कैविटी के अंदर फील्ड क्यों आएगी, क्योंकि फील्ड 0 वहां होगी जहां कंडक्टिंग मटेरियल हो, और कैविटी के अंदर तो कंडक्टिंग मटेरियल है ही नहीं, तो फील्ड तो 0 होनी ही नहीं है, तो इसलिए आंसर तो आएगा ही। तो 0 ना करने का एक दिमाग में ये भी रखना। तो ये आ गई थी KQ/R², बी पे 0 आ गई, और सी पे बाहर से ये आ गई। अब अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स पे आप लोगों से बोलूं कि मुझे अब निकालना है पोटेंशियल ए पर, बी पर, सी पर, वो कैसे करोगे, अगले बोर्ड पे उसको देखते हैं। अब देखो इसमें मुझे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालने में कितनी जल्दी से हम कर सकते हैं। ए पॉइंट हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट है। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से वो सोर्सेज ऑफ चार्जेस हैं जिसकी वजह से ए पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहला एक चार्ज है क्यू। तो क्यू की वजह से ए पर कितना होगा, डिस्टेंस हो गई आर। अब यहाँ पर ये देखो कि जो ये माइनस वाला चार्ज है, ये वाला क्यू, ये मुझे ए पॉइंट पर लेना है। अब ये चार्ज R1 डिस्टेंस पर है सेंटर से, कौन सा R1, जो इसकी रेडियस है। और पोटेंशियल में सेल वाले क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक चार्ज कहीं भी रख दो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो और चार्ज भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, KQ/R1। और कोई सोर्स है चार्ज का, ये वाला प्लस क्यू है। ये जब ए, अब देखिए ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, मुझे ए पर लेना है, और ए पॉइंट R2 के अंदर है। तो R2 के अंदर होने का मतलब है कि सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक कहीं भी निकालो, प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल तो सेम आएगा। उसमें पोजीशन क्या लेनी होगी, R2, ये पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, KQ/R2। अब यहाँ से आसानी से देख सकते हो कि अगर मैं KQ कॉमन ले लूं तो ये वैल्यू आएगी 1/R, -1/R1, और प्लस का 1/R2। ये पोटेंशियल होगा ए पॉइंट पर ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। अब चलिए मैं बी पे निकालना चाहता हूँ। तो बी पे हम टाइम क्यों देंगे, मुझे पता है कि सेंटर पे जो चार्ज रखा है वही चार्ज यहाँ क्यू आया हुआ है। यही तो अभी गॉस से मैंने एक्सप्लेन किया था कि दोनों का सम 0 होगा, तो दोनों का जब नेट सम करोगे तो, और ये दोनों R1 के एक सेंटर पर है एक रेंज पर है, तो यहाँ का पोटेंशियल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बचा हमारा बी पॉइंट। तो जो बी पॉइंट है वो सेंटर से सरकमफ्रेंस R2 के अंदर है, तो इसका हो जाएगा KQ/R2। ये तो आसानी से सॉल्व हो गया। अब मान लो मैं जानना चाहता हूँ सी पर। तो लॉजिकली अगर देखो, मैंने अभी समझाया था कि कंडक्टर पे पूरा चार्ज सरकमफ्रेंस पर ही आएगा। तो अगर मैं पोटेंशियल अलग से ना निकालूं, एक साथ कर दूं, तो भी क्या दिक्कत। अब देखिए, मान लो मैं सी पे लिखना चाह रहा हूँ, तो पहले मैंने लिखा जो सेंटर पे रखा हुआ है उसकी वजह से कितना होगा, KQ/R, माइनस यहाँ क्या होगा, KQ/R, और यहाँ पर क्या होगा, KQ/R। अब ये R क्या है, इसमें कंफ्यूज मत होना, सेंटर से लेके ये सी का डिस्टेंस मैंने लिया R। देखिए मुझे निकालना था पोटेंशियल सी पर, फॉर्मूला यही पड़ा है ना। अगर Q1 यहाँ पर हो, Q2 यहाँ पर हो,
Q3 यहाँ पर हो तो पोटेंशियल निकालना कैसे बताया गया था कि ये R1 लो, ये वाली डिस्टेंस R2 लो, ये वाली डिस्टेंस R3 लो, तो ऐसे ही निकालते थे ना कि ऐसे लिखोगे, मैं याद दिला दूं, KQ1/R1, फिर यहाँ लिखोगे KQ2/R2, यहाँ लिखोगे QQ3/R3। अब इसी टाइप से इस लॉजिक को यहाँ पे लगाइए, ये C पॉइंट है, तो पहला चार्ज Q है, वो कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। अब मुझे सी ये -Q वाला चाहिए, तो ये भी मैंने कहा था ऑब्जर्विंग डिस्टेंस में। अब ये सारे चार्ज इसके अंदर आ गए, तो इसके सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक तो पोटेंशियल तो यूनिफॉर्म रहना है। या इतना ना सोचो, ये भी देख लो कि जो सेंटर पे टोटल चार्ज निकल के आएगा, वो टोटल चार्ज आएगा कितना, कैपिटल Q आएगा। सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या है, R, तो KQ/R होगा। और यहाँ देखो ये दिख भी रहा है, ये दोनों कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, KQ/R। तो इस टाइप से हम निकालते हैं पोटेंशियल। अब जो हमने अभी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा या अभी सीखा, इससे रिलेटेड हमारे सीट में कैसे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को देखो, 2 क्वेश्चन मैं कराता हूँ अच्छे वाले। हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए हॉलो स्फीयर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो shown in diagram if B is equal to 2A and potential difference between A and B is rho A square upon n epsilon naught, then find the value of n। मतलब ये पूरा क्वेश्चन क्या है, इसमें कैविटी है अंदर, जो ये स्फीयर देख रहे हो, इसका इनर वाला रेडियस है A और आउटर वाला रेडियस है B। यहाँ पर एक पॉइंट A दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट B दिया है, और इस बीच वाले रीजन में यूनिफॉर्म जो चार्ज डेंसिटी है रो, वो यहाँ से यहाँ के बीच में है, मतलब स्मॉल a और b के बीच में है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर a और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रो ए स्क्वायर n एप्सिलॉन नॉट हो, तो बताइए n का वैल्यू क्या होगा। मतलब ये इंटीजर वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करने में, देखने में डर लग रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, देखना कितने आराम से सॉल्व होगा। हमने ये पढ़ा हुआ है कि dv का जो वैल्यू होता है वो -EDR होता है। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस ए भी हमें दिया है, मतलब ये लिमिट क्या है, ए से स्टार्ट करोगे बी तक जाओगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम ए से स्टार्ट करेंगे और बी तक लेंगे। ये इस प्रॉब्लम का बेसिक है, इसमें वैल्यूज डालेंगे और हमारे आंसर्स हमें मिलेंगे। इसको मैंने यहीं छोड़ा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों क्या आएगी, तुम ये कहोगे कि सर अगर मुझे कोई इस ई का वैल्यू बता दे, मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूं, मैं सॉल्व कर लूंगा। तो प्रॉब्लम ई है ना। पिछले वाले वीडियो में मैंने ये समझाया था कि जब एक कैविटी इस टाइप से सेंटर से निकाली जाए, तो बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। उसके लिए मैंने बोला था कि सबसे अच्छा तरीका है कि गॉस थ्योरम की हेल्प लो। तो अब देखना, अगर मैं यहाँ से, इसको ध्यान से देखना, जो पिछले लेक्चर में समझाया था वही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एड ऑन हुआ है। ये जो मैंने रेड कलर बनाया, ये गॉसियन सरफेस है। अब इस सेंटर से अगर मैं इस गॉसियन सरफेस की डिस्टेंस को r मानूं, यहाँ पर एक एरिया वेक्टर लूं, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे ऊपर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, तो थीटा का वैल्यू 0 होगा। ये मैंने क्या किया, मैं गॉस थ्योरम लगाने जा रहा हूँ। तो गॉस थ्योरम के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर लिखते हैं एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस यानी 4πr²। 4πr² मैंने क्यों लिया, क्योंकि रेडियस r है। ये किसके इक्वल होगा, इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे ही यहाँ पर पहुंचोगे, एक प्रॉब्लम फिर खड़ी हो जाएगी, मुझे क्यू इनका कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि चार्ज तो ए और बी के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा चार्ज तो है नहीं। तो इसके लिए अब क्या करें, तो थोड़ा और इसमें दिमाग लगाओ, कुछ और कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है कि यहाँ से स्मॉल ए से जो ये रेडियस दिया है, इससे और इस गॉसियन सरफेस आर के बीच का हमें चार्ज चाहिए, यही हमारा टास्क है। तो क्यों ना हम इसको जानने के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट ले। एलिमेंट लेते समय बच्चों ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट स्फेरिकल होगा, ये डिस्क नहीं है तो रिंग नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। ये जो ब्लू कलर से है एक्स, इसके सेंटर से हमारे एलिमेंट का जो मैंने रेडियस लिया वो एक्स लिया, इस एलिमेंट का थिकनेस मैं मान लेता हूँ कि वो dx है। अब मैं चार्ज जानना चाहता हूँ, कौन सा चार्ज मैं निकालना चाह रहा था, मेरा पर्पस क्या था, मेरा पर्पस है यहाँ पर क्यू इन का वैल्यू निकालना। तो क्यू इन का वैल्यू मैं कैसे निकालूं, रो इंटू डी वी कर दूं, ये बेसिक हमने पढ़ा हुआ है। अब इसमें देखिए रो को ऐसे ही रहने दो, डीवी का मतलब है एलिमेंट का वॉल्यूम, यानी कितने पोर्शन का चार्ज आप लेना चाहते हो। तो सबसे पहले इसका एरिया लिखिए,
4 पाई एक्स स्क्वायर। 4 पाई एक्स स्क्वायर क्यों? क्योंकि मैंने बोला एलिमेंट स्फेरिकल है तो कर्व सरफेस का एरिया आएगा। थिकनेस कितना है? dx। ये वॉल्यूम बन गया। अब यहाँ से ये dv की वैल्यू आ गई, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? यहाँ से लिखूंगा 4, फिर ये होगा पाई, फिर ये होगा रो एक्स स्क्वायर और dx। चार्ज कहाँ से कहाँ तक चाहिए? चार्ज मैं ए से स्टार्ट करूंगा और गॉसियन सरफेस जहां तक है वहीं तक लूंगा। क्यों? क्योंकि गॉस थ्योरम का रूल क्या है? ये चार्ज वो लेना होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड हो। तो लिमिट क्या होगी? ए से स्टार्ट होगी और आर तक जाएगी। अब अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करता तो ये आता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं सॉरी रो, और ये इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आर क्यूब माइनस ए क्यूब आएगा। ये देखिए, ये हमने सॉल्व कर लिया चार्ज की वैल्यू को। अब मैं इसका अगर फिर से यूज करूं तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? 4 पाई आर स्क्वायर को उधर ले जा रहा हूं और क्यू इनकी वैल्यू को मैं यहाँ पे डालूंगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ होगा आर क्यूब और ए क्यूब। सॉल्व करने के बाद ये आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये साफ दिखाई दे रहा है कि जब सॉल्व करेंगे क्यू का वैल्यू तो ये वाला 4 पाई, ये वाले 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब ए क्यूब आएगा। ये कैलकुलेशन की बात है, कर लोगे मुझे पता है। अब ई का वैल्यू आ गया, इस ई के वैल्यू को यहाँ पर लेकर आइए जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया था। तो सॉल्व, आप ये मत देखो कि आंसर कैसे आ रहा है, ये देखो कि सोचा कैसे जा रहा है। पहले अपने बेसिक पर गए, जरूरत पड़ी ई की तो गॉस थ्योरम के पास गए, गॉस थ्योरम सॉल्व करते करते हम क्यू पे फंस गए, तो क्यू निकालने के बारे में हमने सोचा, एलिमेंट लिया और क्यू निकाला, यहाँ रखा तो मुझे ई मिला। अब वापस फिर यहीं पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड वही लिखा हुआ है, लिमिट ए से बी माइनस। अब मैं इसके अंदर अगर यहाँ पे वैल्यू डालूं तो देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो ए से लेकर पूरा हमें बी तक चाहिए। लिमिट समझ रहे हो? मैं पहले ए से आर क्यों लिया? बच्चे अक्सर यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, सर ए से आर क्यों लिया? क्योंकि गॉसियन सरफेस तक का चार्ज चाहिए था। अब ए से बी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पूरा इनर वाली रेडियस जहाँ पे टच करेगी मटेरियल को और बी वहां पे खत्म करेगी, तो ए से बी लेना होगा। अब ये देखिए वैल्यू क्या आई है? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर। इसको अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो क्या आता? यहाँ से रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और ये आर आता। फिर इसको लिखता तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए क्यूब आता। अब ये वाली वैल्यू मुझे इंटीग्रेट करनी है दो पार्ट में, तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ रो आर डी आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट वही रहेगी, माइनस करोगे। अब फिर से लिमिट लेना है, ए से लेकर हमें बी तक जाना है, और ये होगा रो ए क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब बच्चा लोग यहाँ पे सॉल्व करिए, ये आप लोगों का टास्क है क्योंकि अब ये आएगी सीधी सीधी मैथ। थोड़ी सी हेल्प करूँ तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन लोगे, और जब ये सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुंचोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर माइनस का 3 ए स्क्वायर प्लस का 2 ए क्यूब अपॉन बी। ये आएगा कैलकुलेशन के बाद। मैंने कैलकुलेशन इसलिए छोड़ दी है, ये तुम कर सकते हो, मैथ तो सारे बच्चों के पास है। इसके बाद इसमें अब क्या करना है? कंडीशन दिया हुआ था कि b को 2a के इक्वल करिए, तो b जहां लिखा है वहां पे 2a लिखिए इस वाले एक्सप्रेशन में, और जब ये वैल्यू लिखोगे फिर आएगा रो ए स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू जब इससे कंपेयर करोगे रो ए स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो n का वैल्यू मिलेगा 3। इस क्वेश्चन में अपना पर्पस कैलकुलेशन नहीं, अपना पर्पस था कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन। अब इसका एक क्वेश्चन और देखो, जैसा कि हमने थ्योरी में अभी डिस्कस किया था उसी टाइप का। अब देखो बच्चा लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा गया है पहले सुनो। A cavity of radius r present inside a solid dielectric sphere। ये एक सॉलिड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है जिसके अंदर एक कैविटी बनी है जिसका रेडियस है r, ये डायग्राम में दिखाया गया है, और जो स्फीयर है उसका रेडियस है कैपिटल R। मैंने उसको बनाया नहीं क्योंकि शायद जरूरत हमें ना पड़े। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसका रो है, ये मैंने अलग लिखा है।
द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड कैविटी इज ए। यानी स्फीयर का सेंटर O, कैविटी का सेंटर P, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये A। An electron E is kept inside the cavity at an angle theta equal 45 डिग्री। ये मैंने अलग से क्यों लिखा? थीटा की वैल्यू है 60 हो सकता है, 30 हो सकता है। क्वेश्चन बनाने वाला है कोई भी एंगल दे दे। एज सोन द इलेक्ट्रॉन टचेज द स्फीयर अगेन आफ्टर टाइम t। फाइंड p, नेग्लेक्ट द ग्रेविटी। अब देखो एक एनसीईआरटी का वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें बोला था कि इलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चंस में ग्रेविटी की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ती है, क्योंकि जी का वैल्यू 9.8 होता है और इसमें जो निकलता है वो 10⁻12 का होता है। तो वो ना भी दिया जाए तब भी हम उसके बारे में नहीं सोचते, ऐसा हमने एनसीईआरटी से पढ़ा है। अब ये पूरा क्वेश्चन क्या कहता है मैं समझाता हूँ। ये एक स्फीयर है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का है, मतलब ये कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। यहाँ पर एक कैविटी बना हुआ है जिसका सेंटर P है और स्फीयर का सेंटर O है। दोनों सेंटर सेंटर का डिस्टेंस A है। एक इलेक्ट्रॉन है जो इसकी रेडियस R यानी यहाँ पे टच कर रहा है, और ये थीटा एंगल पर अभी है जो 45 दिया है। तो हम लोगों से ये पूछा गया है कि ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इस कैविटी को कब टच करेगा। अब इसमें एक चीज सोचो, हमने थोड़ी देर पहले अभी आज के ही लेक्चर में भी एक चीज बताई थी कि जब दो कैविटी दिए जाएं और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था। यहाँ पे ये कहा था रो लिख देना, यहाँ पे 3 एप्सिलॉन नॉट लिख देना और दोनों सेंटर के डिस्टेंस को लिख देना, क्योंकि इस टाइप के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि जो आपका पॉइंट P है उसका एक सेंटर से R1 R2 क्या है, वही पुरानी चीज। तो दोनों का सेपरेशन हमें चाहिए, वो हमें A दिया है, हम वेक्टोरियली इसको लिखेंगे। हो गया। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट लगेगा। इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चलने वाला है, ऐसे ये चला और यहाँ पे इसने देखो ये टच किया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, मैंने उसकी डायरेक्शन बना दी, ये बाहर नहीं निकलेगा, वो डायग्राम के लिए बनाया नहीं, सोचो मैंने कैविटी से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर जब ये टच किया, मान लिया मैंने ये कोई पॉइंट क्यू है जहां इसने टच किया, सेंटर से इसको मिला दो तो ये भी आर होगा क्योंकि रेडियस हमें आर दिया है। अब बच्चों ये सोचो कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, ये डिस्टेंस मान लो डी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले था अब यहाँ पर है, और ये था हमारा सेंटर, ये देखिए, और कोई डाउट नहीं है ये एंगल बहुत सोच समझ के दिया गया था 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जब ये भी आर है ये भी आर है, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये एंगल 90 होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल डायग्राम हो गया। अब इसमें ये सोचो कि अगर मैं ये डी डिस्टेंस निकालना चाहूं, क्योंकि टाइम तभी बता पाओगे जब इलेक्ट्रॉन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की हो ये पता हो। तो ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये एंगल 90 है, तो डी होगा हाइपोटेनियस। तो कोई भी एंगल लेके हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर कितना आ गया, √2r। लो डिस्टेंस आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो चलाएगा कौन, यानी इस पे फोर्स कितना लगा होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमने पिछले न्यूमेरिकल से पढ़ रखा है, यहाँ लिखूंगा ρ a डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। लो मेरे पास फोर्स आ गया। अगर फोर्स आ गया तो बताइए फिर इसका एक्सिलरेशन अगर मैं निकालूं तो कितना होगा। एक्सिलरेशन में मास से डिवाइड कर दो, चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ए सेपरेशन 3 एप्सिलॉन नॉट और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये m किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का। आ गया एक्सिलरेशन। अब ये क्वेश्चन बन गया सिंपल काइनेमेटिक्स का। तो जहां से इलेक्ट्रॉन चला पोजीशन 1 से 2 तक जाने में ये मोशन एक्सिलरेटेड है कि नहीं, बिल्कुल है। फील्ड हमारा कांस्टेंट है कि नहीं, यहाँ से चेक करो, देखो ए कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, 3 सिग्मा नॉट, यानी ये तो कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस वाले फॉर्मेट के लिए इक्वेशन क्या होगी, एस इक्वल ut प्लस हाफ at² लगा दिया। कितनी डिस्टेंस ये चला है भाई, अभी हमने निकाला था √2r, तो यहाँ पर लिख दो √2r। इनिशियली बोला गया था इलेक्ट्रॉन रेस्ट में टच करते हुए रखा है, यानी ये 0 है। 1/2 करो। अब हमें एक्सिलरेशन चाहिए, मैंने ये निकाला हुआ है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेपरेशन ऑफ सेंटर 3 एप्सिलॉन नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
और इनटू का टी स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा फॉर्मेट बन के हमारे पास रेडी हो गया। इस फॉर्मेट से जब बच्चा लोग टी का वैल्यू निकालोगे तो टी का वैल्यू आपके पास आएगा 6√2, और यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेडियस ऑफ द कैविटी, एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सेपरेशन ऑफ द सेंटर्स एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी T2 के स्क्वायर में है, तो ये 1/2 होगा। अब अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो जहां इसमें P लिखा हुआ है यहाँ पर वो वैल्यू 6 लिखी हुई है, तो P का वैल्यू आ गया 6। इस क्वेश्चन के थ्रू क्या है, हमारा आंसर, टारगेट आंसर निकालना तो नहीं था। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें वो बच्चा इसको अच्छे से कर पाएगा जिसको कैविटी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता होगा, क्योंकि अगर मैं कैविटी का फील्ड ही यहाँ निकालने लग गया तो सोचो इस ई को निकालने में उतना ही टाइम लगेगा जितना मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में ई निकालना तुम्हें समझाया था। ये अगर हमें माइंड में है, शॉर्ट नोट्स जो बनाओगे उसमें इस फॉर्मूले को लिख के रखो। रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कब आता है, ए क्या होता है, दोनों कैविटी का सेंटर। जब तुम्हें ई मिल जाएगा तो ये बिल्कुल मोशन अंडर ग्रेविटी और काइनेमेटिक्स जैसा क्वेश्चन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स फील्ड के अपोजिट लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन हमारा लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में जाके कैविटी को कहीं ना कहीं टच करेगा। अगर हम टाइम निकालना चाहते हैं तो मुझे डिस्टेंस चाहिए होगी। ये माइंड में इम्पल्स देगा कि डिस्टेंस निकालने के बारे में सोचोगे तो ये पता चल जाएगा कि एंगल 45 क्यों दिया था। एंगल 45 सिर्फ इसलिए दिया था कि बच्चे ये समझ जाएं कि ये बीच का एंगल 90 होगा, और पाइथागोरस लगा के डी का वैल्यू निकाल लें। अब डिस्टेंस निकाल दी, हमें फोर्स पता हो गया, हमें एक्सीलरेशन पता हो गया। अब मैं एक्सीलरेशन के बाद डिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेट करूं या इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं या ना लगाऊं, ये कौन बताएगा। तो काइनेमेटिक्स ये कहती है कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या नहीं ये कौन बताएगा। जो फील्ड एक्सीलरेशन दे रही है उसके बारे में सोचो, फॉर्मूले के पास जाओगे, सारे वेरिएबल्स के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो कोई अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। तो डिस्टेंस का, अब यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन है, एस इक्वल यू टी लगाओ, सारी वैल्यूज डालोगे, टाइम अपने आप निकल आएगा। टाइम का जो एक्सप्रेशन आएगा वो इस क्वेश्चन ने बना के दिया और आप ई निकाल के बता दो। तो हमने इसको आसानी से इसको हैंडल कर लिया। अब हम इस कंडक्टर के पार्ट 3 में और भी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। थैंक यू।